मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास। चलिए फिर से एक बार स्वागत है आपका विज्ञान की कक्षा में। और हम लोग जो आपके विज्ञान विषय में पाठ 6 पढ़ रहे थे, दहन और ज्वाला। इस पाठ में मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का जलना जो है वो दहन है, और जलने से जो प्रकाश निकलता है, रोशनी उत्पन्न होती है, ठीक है, उसको हम लोग ज्वाला कहते हैं। तो और क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में आगे देखेंगे हम लोग। उसके पहले क्रियाकलाप 6.2 करेंगे। सावधानी क्या है? जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि कोई भी जलती हुई वस्तु है, उसको पकड़ते समय सावधानी रखनी चाहिए हमको। तो चले देखें क्रियाकलाप 6.2 क्या है। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। देखिए, ये जलती हुई मोमबत्ती आपने रखी है। दहन के लिए वायु आवश्यक है, प्रदर्शित करेंगे इस प्रयोग के द्वारा हम लोग। तो क्या करना था कि मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखना है। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों के सहारे रखिए। आप चित्र में देख सकते हैं किस तरह से हमने कांच की चिमनी को रखा है, ठीक है। और इस तरह से रखेंगे कि वायु जो है चिमनी में प्रवेश करती रहे। चित्र 6.2a ये देखिए आप यहाँ पर, यहाँ आप देखेंगे तो इसके नीचे से यहाँ ये जगह है, खाली स्पेस है ना, 2 गुटकों पे रखिए तो यहाँ से हवा जाती रहेगी। अब देखें ज्वाला, चित्र 6.2a। देखिए ज्वाला को क्या होता है, यानी ज्वाला का क्या होता है। देखो ज्वाला कैसी होगी, पीली होगी, नीली होगी, कैसी जलती है ये देखना है हमें। क्या ज्वाला जो है वो सीधी जलती रहती है या लड़खड़ाती है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए, यानी वो स्पेस बंद हो गया जहाँ से हवा जा रही थी। चित्र 6.2b पुनः देखो, आप देख रहे हो ऐसे। और तीसरी में हम लोग ऊपर से आने वाली हवा को बंद करने के लिए यहाँ भी एक लकड़ी के गुटके से ढक देंगे जहाँ हवा नहीं जाएगी। टिका दीजिए। चित्र 6.2b देख लिया। पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। चित्र 6.2c में देखा हमने। ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में क्या होता है। क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या ये कंपन करती है और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखो बच्चों, क्या होता है, हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, क्योंकि अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है। अवस्था ए ये थी। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से इसलिए जलती है क्योंकि यहाँ से हवा जाती रहती है, इसलिए जलती है। अवस्था जो 2 है उसमें कंपन करती हुई जलेगी, क्योंकि ऊपर से जो है वो वायु का क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है। लेकिन अवस्था सी में देखो आप, मोमबत्ती बुझ गई है। क्यों? मोमबत्ती तभी तक जलेगी क्योंकि यहाँ हवा का कोई आगमन नहीं है। जब तक चिमनी के अंदर हवा रहेगी तब तो मोमबत्ती जलती रहेगी मोमबत्ती, और फिर जैसे हवा ख़त्म होगी वैसे बुझ जाएगी। तो ये प्रयोग क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रयोग प्रदर्शित करता है कि जलने के लिए, किसी भी वस्तु के जलने के लिए जो हवा है, वो वायु जो है वो आवश्यक है। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है क्योंकि हवा प्रवेश कर रही है वहाँ पे, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। और अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। तो चलो बूझो से पूछें कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो जो कह रहा है, हमने पढ़ा कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। यानी जो है ये प्लाज्मिक क्रियाएं हैं, नाभिकीय अभिक्रिया, वो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब देखें क्रियाकलाप 6.3। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शी प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो गया? देखो, इसीलिए बच्चों, घरों में जब आपकी माताएं चूल्हे में काम करती है, चूल्हे से काम करती है, तो बचे हुए जो लकड़ी के कोयले हैं उनको आप किसी बंद बर्तन में या मटके में डालकर ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं ताकि उस पर हवा नहीं जाए। क्योंकि हवा नहीं जाएगी तो कोयला वहीं का वहीं बुझ जाएगा और दोबारा आप उसको जलाने के काम में ले सकते हो। लेकिन यदि आप खुले चूल्हे में छोड़ देते हो उन कोयलों को, तो सुबह उनकी राख मिलती है शेष में, क्योंकि हवा लगती रहती है और उससे पूरी तरह से पूर्ण दहन हो जाता है उनका।
तो आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। चित्र 6.3 में हम देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? बिल्कुल हम बता सकते हैं ऐसा क्यों, और आप भी बता सकते हो। कंबल से ढकने के पश्चात आपको पता है कि कंबल जो है वो बीच में, कंबल के जो छेद होते हैं, बीच में जो स्पेस होता है खाली, उसमें एक हवा की परत रहती है जो ऊष्मा को बाहर आने या अंदर आने नहीं देती है। जब आप कंबल ढक दोगे तो बाहर की वायु लगना बंद हो जाएगी जिन वस्त्रों ने आग पकड़ी है, और जब वायु लगना बंद हो जाएगी तो आप जानते हो बिना वायु के कोई चीज़ नहीं जलती है, तो आग बुझ जाएगी। तो कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी, अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तिल्ली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज़ के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास लाते हैं तो क्या ये जल उठती है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तिल्ली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? चलो देखें, क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? ये देखो, जंगल में इस तरह भीषण आग लग जाती है कई बार और कारणों का पता नहीं चलता। क्यों लगती है? गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। चित्र 6.4 में देख रहे हो कैसे आग फैली हुई है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है क्योंकि जैसे जैसे हवा लगेगी वैसे वैसे ही आग और धधकती जाएगी। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? बिल्कुल, अलग अलग टेम्परेचर ज़रूरी है अलग अलग पदार्थों को जलाने के लिए। इसीलिए लकड़ी और कोयले को जलाने के लिए आपको तेल, केरोसिन तेल का उपयोग करना पड़ता है या कागज़ का उपयोग करना पड़ता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। देखो बच्चों, हर पदार्थ का ज्वलन ताप होता है अलग, और ज्वलन ताप क्या है? वह कम से कम ताप या न्यूनतम ताप जिसके ऊपर कोई भी पदार्थ आग पकड़ ले या जलने लग जाए, ज्वलन ताप कहलाता है। तो यहाँ से आप ज्वलन ताप की परिभाषा अपनी कॉपी में करेंगे। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? क्योंकि कमरे का टेम्परेचर या ताप जो है उसका ज्वलन ताप नहीं है, यानी इससे अधिक ताप चाहिए उसको जलने के लिए। माचिस की तिल्ली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर ही क्यों जलती है? क्योंकि घर्षण से उसके लिए उपयुक्त ज्वलन ताप उत्पन्न होता है, इसीलिए रगड़ने पर जो है वो माचिस की तिल्ली जल उठती है। तो इस तरह से और भी कई चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ में, लेकिन आपके आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहाँ से आप अपनी कॉपी में करेंगे कि ज्वलन ताप किसको कहते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर दहन या जैसे मान लीजिए एक प्रयोग आता है आपके यहाँ, ये प्रयोग जो हमने किया है कि बताइए जलाने के लिए जो है वो हवा की उपस्थिति अनिवार्य है, तो किस प्रकार आप प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे। या फिर प्रश्न आता है एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए हवा की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो ये प्रयोग करना है, ये चित्र बनेंगे आपकी कॉपी में, और ये प्रयोग दर्शाता है बिल्कुल कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए या दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। एक नेसेसरी कंडीशन, एक आवश्यक शर्त है। यहाँ से ये प्रयोग करेंगे। ज्वलन ताप क्या होता है? ज्वलन ताप सब वस्तुओं का अलग अलग होता है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि किसी भी व्यक्ति के कपड़ों में जब आग लग जाती है तो उसे कंबल से ही क्यों ढका जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों प्रश्न आप या दोनों तीनों टॉपिक अपनी कॉपी में करेंगे। अगले जो टॉपिक्स हैं वो आपके अगले वीडियो में देखेंगे हम लोगों के स्टूडेंट्स।